तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में 2 अगस्त को एग्ज़ाम होना डिसाइड है। अभी तक जहाँ तक शिक्षा मंत्री के बार बार बयान आ रहे हैं वो अपनी बात पे कायम है कि हम एग्ज़ाम अगस्त 2020 तक ही करवाएंगे। तो उम्मीद है कि तब तक लॉकडाउन वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी और एग्ज़ाम अपने नियत समय पे होगा। और एग्ज़ाम चाहे नियत समय पे हो या नहीं हो, हमारा मकसद उसी वक्त को एग्ज़ाम का सही समय मानकर उसी टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। इसीलिए दोस्तों मैं आपकी मदद करने के लिए लाई हूँ हमारा चैनल विद्या ज्ञानार्जन, जहाँ पे हम लॉकडाउन के समय से लेकर अगस्त 2020 तक अगस्त तक हम पूरी रीट की तैयारी सोशल साइंस विषय से और जनरल लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी यहाँ कि आपको पता है कि हम यहाँ पे संविधान मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमने इस भारत के संविधान का विकास अब तक पढ़ लिया है। अगर हमारे पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देखें, उसमें हमने संविधान का विकास कैसे हुआ वो पढ़ा है। और आज हम है संविधान सभा, मतलब जो हमारा संविधान है उसका गठन जिस सभा ने किया था, उसका निर्माण जिस सभा ने किया था वह संविधान सभा थी। और उस संविधान सभा की क्या क्या प्रक्रियाएं थी, कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, पूरा अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज संविधान सभा। तो संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से अथवा उपस्थित संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने के उद्देश्य से का गठन किया जाता है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि संविधान सभा होती क्या है। अगर किसी देश में कोई संविधान बना हुआ है, उसमें अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो करने के लिए, अथवा किसी देश में संविधान है ही नहीं तो नया संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा। तो वो ही हमारी संविधान सभा थी, क्योंकि हमारे पास जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारे पास कोई संविधान नहीं था। तो निर्माण करने के लिए हमने जो सभा बनाई वह हमारी संविधान सभा कहलाती है। अब देखो दोस्तों, ये नहीं था कि एकदम से हम आज़ाद हुए और एकदम से हमने संविधान सभा का गठन कर लिया। वास्तव में संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, संविधान बनाने का जो विचार है, वो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तभी से हमारे क्रांतिकारी नेता दिमाग में था कि हमें अपना संविधान खुद बनाना है, हमें अपना संविधान किस तरह से बनाना है, उसमें क्या क्या नियम रखने हैं, क्या क्या अधिकार और कर्तव्य जोड़ने हैं, ये सब मतलब उस समय के नेताओं के दिमाग में था, जिसका विकास हम क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ था, जो हम पढ़ भी रहे थे। ठीक है, तो भारत में संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक निर्देशन में तैयार किया गया था। देखो दोस्तों, 1895 में स्वराज्य विधेयक लाया कौन, बाल गंगाधर तिलक लाए थे स्वराज्य विधेयक। उसमें सबसे पहले उन्होंने संविधान बनाने की बात कही थी, संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, हमें पूछे सबसे पहले संविधान सभा की बात कहाँ आई थी, हम कहेंगे स्वराज्य विधेयक जो तिलक लाए में आई थी। ठीक है, यद्यपि संविधान सभा का औपचारिक रूप से विचार M.N. राय के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। अब देखो दोस्तों कि तिलक ने स्वराज्य विधेयक में पहली बार ये बोल दिया था कि हमें कुछ ऐसा एक दस्तावेज चाहिए होगा जिसमें हमारे देश के सारे नियम कानून लिखे होंगे। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो संविधान बनाने का मतलब जो संविधान सभा का विचार सबसे पहले लाए थे, मतलब एक क्रमबद्ध रूप से जो विचार लाए थे, वो कौन लाए थे, M.N. रॉय। तो आप याद रखना, M.N. रॉय लाए थे संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले औपचारिक रूप में। ठीक है, और इसे लोकप्रिय किसने बनाया, M.N. रॉय ने एक विचार पेश किया, और उस समय लोकप्रिय किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि रॉय इतने फेमस नहीं थे जितने कि जवाहरलाल नेहरू फेमस थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे मतलब हर एक आम सभा में घोषित करना शुरू किया कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे, हमें आज़ादी चाहिए, जिसमें हम उसके बाद में हम अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे एंड बाकी सब। ठीक है, अब उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने भी इस बात पे अपना विचार प्रकट किया कि भारत का संविधान भारत की जनता की इच्छा अनुसार ही होगा। गांधी जब ये क्या हो रहा था, 1935 का अधिनियम आया था, तो उसमें लगभग उन्होंने हमारा पूरा बना के भेजा था। लेकिन गांधी जी और उससे पहले भी जैसे 1909 का पार्लियामेंटो आ रहा था और कुछ बीच में अगस्त प्रस्ताव वगैरह आए थे, या फिर है ना छोटी मोटी कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि अंग्रेज हमारे लिए नियम और कानून बना रहे थे। लेकिन 1922 में गांधी जी ने बोल दिया था
कि हमारा संविधान हम खुद बनाएंगे, हमारा संविधान बनाने का अधिकार किसी और को नहीं है। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, और फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1936 में। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घोषित किया था कि भारत का संविधान भारत की जनता के मस्तिष्क का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आप ध्यान में रख सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन हम मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे संविधान का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। इसमें मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट हमने पढ़ी थी दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी कि बर्कले हेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि आप कोई ऐसा प्रस्ताव, मतलब ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव दस्तावेज हमारे सामने पेश करो जो सभी दलों को मान्य हो। और वो चुनौती मोतीलाल नेहरू ने, मतलब हमारे नेताओं ने स्वीकार की थी, और उसके बदले में हमने क्या बनाया था? नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, है ना। तो वही नेहरू रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया है कि हम अपना संविधान बनाएंगे। संविधान सभा का भी जिक्र किया गया था उस रिपोर्ट में भी। उसके बाद में दोस्तों 8 अगस्त 1940 को क्या आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। वो तो नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों। ये जो 1928 में आई है वो तो नेहरू रिपोर्ट है, और ये 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, फिर 1945 में आया था वेवेल मिशन, वेवेल योजना आई थी। 1945 में वेवेल योजना आई थी। इन सब में कहा गया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रावधान किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अंग्रेजों ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था कि एक बार आप हमारा युद्ध में साथ दे दो, उसके बाद में 1940 में हम आपके लिए मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद में हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसमें संविधान का निर्माण आप हिंदुस्तानियों की मर्जी से ही होगा। उसके बाद में 1942 का क्रिप्स मिशन आया था। फिर 1945 में क्या आया था? वेवेल मिशन आया था। दोस्तों ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आया था। अंग्रेज मजबूरी में ये सब बातें मान रहे थे हमारी, क्योंकि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में सेना की ज़रूरत थी और वो भारत को अपनी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाना चाहते थे, इस वजह से। तो इन सब मतलब ये जो मिशन हैं इनमें स्वीकार किया गया है कि संविधान सभा का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, अब जो 24 मार्च 1946 को आया था के अंतर्गत भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किया गया, जिसमें कुल 3 सदस्य होंगे। देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें छोड़ने से पहले कुछ थी। देखो 1947 में हम आज़ाद होने थे, उससे पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत में। कब? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 में उन्होंने भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किया। एक भारत के लिए मतलब एक संविधान सभा बनाई, है ना। वो निर्वाचित थी मतलब वोटर के द्वारा चुनी गई थी, है ना। उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 तो कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से, 93 होंगे देशी रियासतों से, और 4 होंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। उस समय दोस्तों 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 1946 में। कौन कौन से? एक तो दिल्ली था, एक अजमेर मेरवाड़ा था, एक कुर्ग और एक बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय भारत में थे। तो टोटल कितने सदस्य होंगे? 300 होंगे। एक ऐसे विधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें टोटल 389 सदस्य होंगे, और जिसमें ऐसे अलग अलग प्रांतों से, देशी रियासतों से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए अब इन्होंने ये कहा था ना कि निर्वाचित संविधान सभा। तो निर्वाचित का मतलब है कि वोटर्स चुन के भेजेंगे, मनोनीत नहीं होगी। देखो 2 तरह से होते हैं, तो होती है मनोनीत और एक होती है निर्वाचित। मनोनीत तो होती है कि किसी मतलब जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य मनोनीत करता है, तो वो तो क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 2 प्रतिष्ठित लोगों को चुन देना, है ना। वो तो मनोनीत होता है। और निर्वाचित क्या होता है? निर्वाचित होता है वोट के द्वारा। जैसे हम लोग निर्वाचित करके भेजते हैं ना हमारे प्रतिनिधियों को, मतलब वोटों के द्वारा किसी को चुनना, वो होता है निर्वाचित। तो ये जो 389 सदस्य आने थे, इनके लिए जुलाई 1946 में वोटिंग करवाई गई। ठीक है, लेकिन वोटिंग कितनी सीटों के लिए हुई? 296 सीटों के लिए ही हुई, है ना। इसमें सर्वाधिक सीटें किसको प्राप्त हुई? सर्वाधिक सीटें ओबियसली उस समय सबसे फेमस दल कौन था? कांग्रेस था। तो 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई और 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कौन से स्थान पर रही? द्वितीय स्थान पर, लेकिन सीटें कितनी मिली? सिर्फ 73 मिली। इसका मतलब है कि वो लोग तो सरकार नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? चुनाव में अपनी कमजोर
सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया, जिसे आगे चलकर इसने चौथी बैठक में भाग लिया। अब देखो मुस्लिम लीग को दिख गया कि सीटें सिर्फ अपने पास में 78 आई हैं, है ना। तो मतलब हम संविधान में और कांग्रेस के पास कितनी थी, 200 मतलब 8 या 6 इतनी थी। तो मतलब वरीयता किसको प्राप्त, तो कोई अपन तो 78 लोग हमारी कौन सुनेगा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए क्या कर दिया, इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। उनको लगा कि इस चीज़ को यहीं रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग अकेले देश को नहीं चला रही थी, इसे रद्द नहीं किया गया। संविधान सभा की लगातार बैठकें होती रही और संविधान निर्माता रहा। आगे चलकर फिर चौथी बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और भी कुछ दल थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। कौन सा दल था, साम्यवादी दल। साम्यवादी दल ने भी संविधान सभा का बहिष्कार किया और इनका मत था कि संविधान सभा का प्रावधान जिस कैबिनेट मिशन के तहत किया गया है वह पूर्णतः ब्रिटिश मानसिकता की उपस्थिति, साथ ही इससे भारतीयों का प्रत्यक्ष निर्वाचन ना होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया गया था। देखो दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि साम्यवादी दल का विरोध करने का कारण था, इन्होंने ये कहा लाया कौन था संविधान बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में। तो इन्होंने कहा कि जो कैबिनेट मिशन लाया गया है वो तो खुद ही ब्रिटिश मानसिकता की है, मतलब गुलामी का, क्योंकि वो तो अंग्रेज लोग लेके आए थे। दूसरी तरफ संविधान सभा के निर्माण के लिए जो सदस्य चुन के आ रहे हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। अप्रत्यक्ष मतलब उनके लिए वोट जनता नहीं कर रही है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि हैं, जैसे रियासतों में राजा है वो लोग इनको वोट दे रहे हैं। तो ये हो गया कि साम्यवादी दल ने भी इसका विरोध कर दिया, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, इनके प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है। और तीसरी थी हैदराबाद रियासत का संविधान सभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। तो देखो दोस्तों, 3 ऐसे दल थे, है ना, एक बहिष्कार किया और एक हैदराबाद रियासत ने बहिष्कार किया, है ना। तीनों संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। हैदराबाद रियासत का कारण क्या था, हैदराबाद रियासत खुद पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी, तो वो कह रही थी कि मैं इस संविधान सभा में भाग क्यों लूँ, क्योंकि मेरा तो ये देश ही नहीं है, ठीक है। अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुए भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्य घटकर 324 रह गई। जब तक कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारत को विभाजित करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दंगे और विभाजन करना अनिवार्य कर दिया गया। जून को माउंटबेटन योजना आई थी, इसे हम बर्ड प्लान भी बोलते हैं माउंटबेटन योजना को, ठीक है, डिक्की बर्ड प्लान। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए डिक्की बर्ड प्लान क्या है, तो इसी माउंटबेटन योजना का नाम ही होता है डिक्की बर्ड, ठीक है। तो 3 जून को जो माउंटबेटन योजना आई थी उसके तहत भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब भारत के अब संविधान सभा की सदस्य संख्या पहले जो 389 डिसाइड करी गई थी, अब वो घटकर 324 रह गई। क्यों रह गई 324? क्योंकि बहुत सारे सदस्य, मतलब बहुत सारी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई, तो उनके प्रतिनिधि भी उधर चले गए। तो अब भारत के लिए संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई, 324। अंतिम रूप से संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी, 299, ठीक है। और जिसमें से भी 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने ही संविधान की 3 प्रतिलिपियों पे हस्ताक्षर की। देखो दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था ना, मतलब आंशिक रूप से संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था। तो लास्ट में जो 324 संख्या बची थी वह भी और कोई कारणों से और 299 प्रतिनिधि ही लास्ट में शेष रहे, और अंतिम रूप से 24 जनवरी को संविधान बनने तैयार हो गया था, जिसकी प्रतिलिपि पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे ये भी पूछते हैं कि 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की प्रतिलिपि पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने। और यह प्रतिलिपि कितनी भाषाओं में थी, मतलब प्रतिलिपि की कितनी प्रतियां आई थी, तो ये 3 प्रतियां आई थी। देखो, एक तो हिंदी में, एक इंग्लिश में और एक और इंग्लिश में। तो कैसे, हिंदी में हाथ से लिखी हुई, इंग्लिश में हाथ से लिखी हुई और इंग्लिश में टाइप्ड। तो यहाँ तक इतनी जानकारी आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में ली है दोस्तों। आगे मैं संविधान सभा को आपको और सारी जानकारी दूंगी। कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं संविधान सभा के, हमारे सिलेबस में स्पेशल संविधान लिखा हुआ है, तो संविधान का कोई भी टॉपिक, कोई भी बात हम, तो अगर मैं वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो, कोई भी इसमें संशोधन करने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता है। थैंक यू वेरी मच।